अब हम बात करते हैं कि डेल्टा जी या फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो कब होता है। वो तब होता है जब हमारे रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम में आ जाएं। व्हेन अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग स्पॉन्टेनियसली सो दैट द फ्री एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट एंड द रिएक्शन कंटिन्यूज अंटिल द डेल्टा जी और द एनर्जी चेंज बिकम ज़ीरो। कि मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं रहता, एनर्जी अब नहीं रिलीज़ होनी। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज जोन सा है कन्वर्ट होता जा रहा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है। नेगेटिव वैल्यू चल रही है इस वक्त आपके डेल्टा जी की, बिकॉज ग्लूकोज का एनर्जी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी एनर्जी कम होती है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन है, इसमें डेल्टा जी की साइन नेगेटिव है। तो ग्लूकोज होता रहेगा रिलीज़ इन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फ्री एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। तो एक पॉइंट पे जब आपका सेल ग्लूकोज यूज़ अप कर लेगा और फर्दर फ्री एनर्जी नहीं बनेगी, तो आपका डेल्टा जी या फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाएगा, कि ना तो प्रोडक्ट्स में कोई एनर्जी रहेगी, ना रिएक्टेंट्स में कोई एनर्जी रहेगी, और आपका डिफरेंस भी कोई नहीं आएगा। So delta G of forward and backward reactions. So free energy of the forward reaction is equal in magnitude but opposite in sign to the back reaction, that is B is equal to A. तो हमने ये अभी पिछली वाली ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड बात ये याद रखने वाली है कि जो A है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है, B की एनर्जी कम है। ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, बी ए में कन्वर्ट हो सकता है। याद रखने वाली ये बात है कि ए की एनर्जी ज़्यादा है और बी की एनर्जी कम है। तो अगर एक रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ए की एनर्जी ज़्यादा और बी की एनर्जी कम है, तो ए जोन सा है स्पॉन्टेनियसली बी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की एनर्जी ज़्यादा थी, बी की एनर्जी कम थी। तो एक्सर्जोनिक रिएक्शन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ होगी और डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कंपेयर टू प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर बी ने ए में कन्वर्ट होना है तो बी की एनर्जी कम है, ए की एनर्जी ज़्यादा है। जो हमने स्टैंडर्ड इस एग्जांपल में चीज़ पढ़ी कि बी की एनर्जी कम, ए की एनर्जी ज़्यादा। तो अगर बी ने ए में कन्वर्ट होना है तो बी को एनर्जी चाहिए ए में कन्वर्ट होने के लिए। तो एनर्जी हासिल करना मुश्किल होता है, ठीक है, किसी से पैसे लेना मुश्किल होता है। तो एनर्जी हासिल करना मुश्किल है, देयरफॉर ए जो कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाएगा, ए का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, तो देयरफॉर ये जो हमारे पास साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा और ये एंडोजोनिक रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियसली भी नहीं होगा। सो इन आइदर ऑफ द वेज एनर्जी ए टू बी हमारे पास रिलीज़ होगी, बी टू ए एनर्जी यूज़ होगी, लेकिन वो जितनी भी एनर्जी होगी वो इक्वल होगी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, विच इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, दैट एवरी एक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। तो हमने ये पढ़ा कि ए को अगर बी में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, ए की एनर्जी ज़्यादा है, बी की एनर्जी कम है। तो अगर ए को बी में कन्वर्ट करना है तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ही एनर्जी बी को चाहिए ए में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी इजी है याद रखने वाली, तो ये मैं आपको भी समरी नोट्स में भी समझाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल द if delta G or free energy change of forward reaction, that is from A to B, is minus 5 किलो कैलोरी पर मोल, के मतलब फॉर एग्जांपल जब A B में कन्वर्ट होता है तो 5 किलो कैलोरीज रिलीज़ होती हैं, चूँकि माइनस का साइन डिनोट करता है ये एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि बैक रिएक्शन B टू A के लिए आपको उतनी ही एनर्जी B में ऐड करनी है A बनाने के लिए। तो चूँकि ये पॉजिटिव साइन शो किया, पॉजिटिव या +5 किलो कैलोरी पर मोल, दैट मीन्स इट इज़ अ एंडोजोनिक रिएक्शन, इट नीड्स एनर्जी फॉर the product to be formed. Delta G also depends upon the concentration of reactants and products. That is why standard delta G या delta G नॉट में हम concentration standard रखते हैं, that is 1 मोल पर लीटर। तो अगर
रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें हम लोग तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है आपके डायरेक्शन का। तो द डिफरेंस या जिसे कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज of the reaction A to B also depends on the concentration of reactants and products. So at a constant temperature and pressure, the following relationship can be derived. Delta G is equal to delta G naught plus RT IN over B over A. तो अगर आपने एक सिस्टम का या केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी निकालनी है तो उसके अंदर आपको गैस कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा और आपको ए और बी विच आर द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिमिलर केमिकल रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तब जाके आपकी फ्री एनर्जी चेंज विच इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वन वो निकलती है आपकी। तो इसमें से फॉर्मूला की हद तक आपको इसका रट्टा लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ टाइप ऑफ अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एनर्जी चेंज कोई भी नहीं आ रहा, एनर्जी चेंज का इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट्स ही ज़्यादा हैं तो आप उसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट्स भी उतने ही बनेंगे। तो अगर आपका रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो आपका रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ हाई कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स glucose 6 phosphate due to high concentration will rapidly form fructose 6 phosphate and move in a forward direction. That is glucose 6 phosphate will form fructose 6 phosphate. Why? Because glucose 6 phosphate की concentration ही ज़्यादा थी, इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। Standard free energy change. The standard free energy change delta G naught is so called because it is equal to the free energy change delta G under standard condition, that is when reactants and products are at 1 mole per liter concentration। ये हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुकी हैं कि स्टैंडर्ड तब फ्री चेंज होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगा। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड या डेल्टा जी नॉट एंड द कांस्टेंट इक्वेशन। तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक रिएक्शन ने ए टू बी फॉरवर्ड मूव करना है, अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट विच नो फर्दर नेट केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो वो नेट केमिकल चेंज नहीं प्लेस करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका सारा कुछ। मतलब डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो तब जब हमारे पास कोई नेट केमिकल चेंज नहीं होगा। दैट इज़ व्हेन ए इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू बी एज फास्ट एज बी इज़ कन्वर्टेड टू ए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है 1 होता है तब जब आपका डेल्टा जी नॉट ज़ीरो होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जब आपके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेंज इक्वल हो जाता है, कि मतलब जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई एनर्जी चेंज नहीं रह रहा। तो मतलब अगर बी और ए में नेट एनर्जी चेंज सेम है, कोई फॉर एग्जांपल बी ए में कन्वर्ट हो रहा है और ए बी, जितना बी ए में कन्वर्ट हो रहा है ना विच इज़ उतना ही ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल ए जब बी बनाता है तो 6 जूल एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन बी उतनी ही तेज़ी से ए बना रहा है, तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बी दोबारा से यूज़ करके ए बना देता है। तो दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ बीइंग रिलीज्ड इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ बीइंग यूज्ड। तो कोई एनर्जी चेंज नहीं रहता, 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर बी टू ए मूव कर रहा है तो हमारा क्या होगा, 6 होगी हमारे पास जूल प्लस 6 जूल, और अगर ए टू बी मूव कर रहा है तो वो -6 है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो मतलब जब आपका कांस्टेंट के 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी चेंज 0 है। तो मतलब जब के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हैं और कोई, तो तब उनमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि ए जितना बी में कन्वर्ट हो रहा है
उनकी कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर रह रही है तो उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जब ए और बी की सेम हो जाएंगी तो वो कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब होगा 1। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बी की जो अमाउंट है वो 10 मोल है। तो बी किससे बन रहा है? ए से। तो ए 10 मोल बी बना रहा है और बी दोबारा ए में कन्वर्ट होकर 10 मोल बना रहा है ए के अमाउंट। तो मतलब 10 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू 1। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी चेंज ज़ीरो है। ये मैं अभी आपको नोट्स में भी ये बात ज़्यादा डिटेल में दिखाऊंगी ताकि हम आगे पीछे सारी बातें डिस्कस कर लें। सो दिस इक्वेशन शोज अ सिंपल रिएक्शन सो दैट इफ़ द कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 1 इट मीन्स कि आपका एनर्जी चेंज ज़ीरो है। और अगर कांस्टेंट मोर देन 1 है इसका मतलब क्या है? आपका डेल्टा जी ज़ीरो से कम है, नेगेटिव है। मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। ए इज़ प्रोसीडिंग टू बी। बी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू ए और एनर्जी चेंज नेगेटिव में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। बी हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसकी एनर्जी कम होती है। तो ए जब बी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो नेगेटिव में साइन आता है और बी चूँकि बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। तो कांस्टेंट जब मोर देन 1 होगा तो डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव में होगा। और अगर कांस्टेंट लेस देन 1 है तो आपका डेल्टा जी मोर देन ज़ीरो है। दैट मीन्स कि आपके ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन तब ज़्यादा होगा जब बी ए में कन्वर्ट होता रहेगा। और बी टू ए में कन्वर्जन क्या थी? एंडरजॉनिक रिएक्शन, बिकॉज ए हैज़ मोर एनर्जी। ये मैं अभी आपको नोट्स में भी ये बात समझाऊंगी, इजीली समझ आ जाएगी। द एनर्जी चेंज ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिएक्शंस आर एडिटिव। कि मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस आर एडिटिव इन एनी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन एज आर द फ्री एनर्जी चेंजेस। सो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन की हमारे पास सीरीज़ चल रही है कि एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए तो वो प्रोडक्ट्स अगले रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। तो जो भी उनका सीक्वेंस होगा वो एड अप होता जाएगा फ्री एनर्जी चेंज का। जैसे कि ये है। तो आप पहले ही रिएक्शन को गौर से देखें। इसके अंदर ग्लूकोज प्लस एटीपी फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एडीपी। तो आप इसमें देखें कि ग्लूकोज के अंदर क्या था? ग्लूकोज के अंदर एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है। तो जो ग्लूकोज के एक तो एटीपी प्लस हो रहा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि ग्लूकोज के अंदर अंदर एनर्जी कंपेयर टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा होती है। तो मतलब कि एनर्जी रिलीज़ होगी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट का ग्रुप निकल जाएगा। एटीपी का मतलब है कि एनर्जी यूज़अप हुई और एनर्जी रिलीज़ हो गई। सो ग्लूकोज प्लस एटीपी जो कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का भी फॉर्मूला यही होता है कि ग्लूकोज के अंदर जब एनर्जी यूज़ होती है तो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है। तो जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है वो नेगेटिव साइन के होते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास पहले रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो -4000 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है पहले रिएक्शन में, क्योंकि ये एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होके एडीपी बना और एक फॉस्फेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया। अगले रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब एनर्जी यूज़ करता है तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी चाहिए होती है वो पॉजिटिव होते हैं। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनता है उसके अंदर एनर्जी चेंज पॉजिटिव 400 में आती है। तो जब हम इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करके लिख दें दैट ग्लूकोज प्लस एटीपी इज इक्वल टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी एंड 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एज एनर्जी, तो टोटल जो एनर्जी लॉस हो रहा होता है ग्लूकोज के टूटने की वजह से वो कितना है? -3600 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो माइनस का साइन है ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो गई है। एक्सर्जोनिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टेंट्स कम है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की एनर्जी कंपेयर टू ग्लूकोज कम है। बार बार बात रिपीट हुई है तो ये याद भी हो जानी चाहिए। सो द
डेल्टा जीज ऑफ अ पाथवे आर एडिटिव।